मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। ठीक है, इन पॉइंट में कंपैरिजन किया गया है, आर्ट के फीचर्स में और मैनेजमेंट के फीचर में कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हर एक आर्ट का जो भी अगर हमें कोई भी आर्ट जैसे म्यूज़िक फील्ड में जाना है तो उससे रिलेटेड हमको जो भी नॉलेज है वो सिस्टमैटिक मटेरियल अवेलेबल होता है। ठीक है, उसकी कई बुक्स अवेलेबल हैं। जब भी आपको कोई वो म्यूज़िक टीचर से आप सीखने जाते हो तो सबसे पहले आपको सारे गामा, फिर छोटे छोटे राग्स, डिफरेंट राग्स के बारे में बताएगी, फिर पहले सिंपल सॉन्ग्स सिखाएगी, फिर उसके बाद टिपिकल जो क्लासिकल सॉन्ग सिखाएगी। ठीक है, तो हर एक आर्ट का जो है जो भी नॉलेज अगर हमको गेन करना है तो वो सिस्टमैटिक ढंग से लिया जाता है और ये मटेरियल अवेलेबल भी होता है बुक्स में जो भी पढ़ते हैं। ठीक है, आर्ट को एक्वायर्ड करने में। ठीक है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी अगर हमें मैनेजरल एक्टिविटी करना है तो हम उस प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले हम जैसे कि मैनेजर जो रहता है बनने के लिए MBA की डिग्री लेते हैं। ठीक है, और वो MBA की जब डिग्री लेते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो नॉलेज गेन करना पड़ता है, एक्वायर्ड करना पड़ता है। और उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। और इंस्टीट्यूट में जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है वो सिस्टमैटिक ढंग से प्रोवाइड किया जाता है। आगे समझ में, इसलिए इसको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है। नेक्स्ट देख लिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। ठीक है, आर्ट्स की फील्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग सीखते हैं, सभी जो जैसे सारे म्यूजिशियंस हैं वो लर्न करते हैं, सेम राग लर्न करते हैं। ठीक है, पर उनको अप्लाई करते हैं अपने अपने तरीके से, उनकी पर्सनल योग्यता के आधार पर, और नई नई क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण पढ़ते सब हैं, म्यूज़िक सब सीखते हैं, लेकिन कुछ ही फेमस हो पाते हैं। किसके कारण? अपनी पर्सनल स्किल के कारण और अपनी नई नई क्रिएटिविटी के कारण। ठीक है, इस तरीके से मैनेजमेंट में भी मैनेजर जो लर्न करता है सेम मैनेजमेंट थ्योरी और प्रिंसिपल के बारे में लर्न करता है, लेकिन कुछ ही नाम कमा पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से काम मैनेजरल एक्टिविटी कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं। क्यों? किसके कारण? उनकी पर्सनल योग्यता के कारण और क्रिएटिव एक्टिविटी के कारण। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जो भी जैसे गाना कोई गायक है, अगर लगातार प्रैक्टिस करेगा, रोज़ रियाज़ करेगा तो उस काम में परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई खाना बनाने के जब शुरू में बनाते हैं तो रोटी ढंग से नहीं बना रही हैं, जैसे घर में लड़कियां खाना बनाना सीखती हैं तो वो ढंग से नहीं बना पाती, कभी सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डाल देती तो कभी नमक ज़्यादा डाल देती, तो इस तरीके से। लेकिन वो अगर रेगुलरली अगर बनाती रहती तो एक दिन क्या हो जाती हैं, उस खाना बनाने में परफेक्ट हो जाती। तो कोई भी आर्ट की फील्ड में अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होगा, एक दिन मतलब परफेक्ट हो जाएंगे और फिनिशिंग होती जाएगी। ठीक है, वैसे मैनेजर जो रहता है वो लगातार जो कंपनी में नई मतलब जब ज्वाइन करता है तो सिर्फ जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करके आता है, लेकिन वो हर रोज़ वो क्या करता है, वो नए वातावरण में नई प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, हैंडल करता है, और प्रैक्टिस करने के कारण वो क्या होता है, उसको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण वो अपने काम में और परफेक्ट होता जाता है। आ गया? अब कंक्लूजन देखिए, सारे फीचर्स जो आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको कहा गया है क्या है कि मैनेजमेंट आर्ट है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो हम देखेंगे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में देखेंगे। इसमें भी बोला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको
जो भी प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर का पेशा ज्वाइन करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे आप तो वहाँ पे जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा तो वो क्या होगा, सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे डॉक्टर का पेशा ज्वाइन करते हो आप तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आपको पहले सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हर साल थोड़ा थोड़ा आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे और फिर आप जब आखिरी साल रहेगा तब आप ऑपरेशन करने के लिए आपको कहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे प्रोफेशन में सिस्टमेटिक ढंग से आपको ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी जो भी बुक अवेलेबल है या नॉलेज आप लेते हो, ठीक है, वो भी सिस्टमेटिक ढंग से है। जैसे आपकी बुक में, बिजनेस की बुक में देखो, सबसे पहले प्लानिंग के बारे में पढ़ाया है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ठीक है, फिर डायरेक्शन, फिर कंट्रोल। ये सिस्टमेटिक ढंग से है कि नहीं, नॉलेज अवेलेबल है कि नहीं, जिसको आप गेन कर रहे हो, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ढंग से, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा गया, क्योंकि ये फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है, मैनेजमेंट में। नेक्स्ट देखिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप ये देखते हो, अगर डॉक्टर का पेशा अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास कंपलसरी वो डिग्री होना चाहिए, MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही दूसरे, जैसे आप इंजीनियर का प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, आप डिग्री होल्डर होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नहीं बन सकते, आप आर्ट्स लेके डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपके पास उससे रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। जबकि मैनेजमेंट में ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो अच्छी तरीके से काम कर सकता है उसको, इंडिया में ख़ास तौर से, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है और सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है तो मैनेजर उसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो रहेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहेगी वही मैनेजर को अपॉइंट करेगी, एज ए मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट करेगी जिसके पास MBA की डिग्री होगी, ठीक है। तो ये जो फीचर है प्रोफेशन का वो फ़िलहाल प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन इसलिए अभी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में कंपलसरी ये कर देंगे कि मैनेजर वही बन सकता है जिसके पास MBA की डिग्री हो। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, जितने भी प्रोफेशंस हैं, ठीक है, उसके स्पेशल एसोसिएशन, मतलब यानी जहाँ से आप नॉलेज गेन करते हैं तो एक जो क्या कहते हैं संस्था है ना जो कि नॉलेज प्रोवाइड करती है आपको, जिसमें आपका नाम, जब आप कोई भी डॉक्टर बन रहे हो तो एक आपने कोई ना कोई है ना वहाँ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया होगा और वहाँ आपका नाम रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड, डॉक्टर जो भी है उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में नाम रजिस्टर रहता है। लॉयर जो भी है उनका कहाँ नाम रजिस्टर रहता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और इस तरीके से मैनेजमेंट में भी आप जैसे मैनेजमेंट के लिए कोर्स करने के लिए कई लोग जाते हैं, उनका भी नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर रहता है कई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन सिखाए जाते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो मैनेजमेंट में जो एसोसिएशन ज्वाइन किया हो, ठीक है, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो किए हों, उस संगठन के, ऐसा यहाँ कंपलसरी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, कंपलसरी ये हो जाएगा कि आपको वो संस्था ज्वाइन करना है और उसके द्वारा स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो रहेंगे उसके जो द्वारा रूल्स बताए जाते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कहते हैं ना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर का पेशा ज्वाइन करते हो, अब लॉयर का अगर उसमें ये बताया जाता है, ये सारे रूल रेगुलेशंस वगैरह बताए जाते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताया जाता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी अगर केस करते तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कई संस्थाएँ हैं, जैसे AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, न्यू दिल्ली में,
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता में है। ये सब भी एथिकल कोड बताती हैं, प्रिंसिपल बताती हैं कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गैर कानूनी है पर फिर भी उसको कंपलसरी फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये फीचर्स भी अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल मैनेजमेंट में, इसलिए मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स मतलब जो रूल रेगुलेशन, ठीक है। हर एक प्रोफेशन जो रहते हैं उसके कुछ ना कुछ क्या रहता है, एथिकल कोड्स रहते हैं। मतलब कि आपको ये कंपलसरी करना है और आप क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कि किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं। ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, रूल रेगुलेशन प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा। और ये एक तरीके से उस प्रोफेशनल्स को मतलब यानी एक बांध के रखते हैं कि कोई भी गैरकानूनी प्रक्रिया वो ना करे, ठीक है। और अगर वो करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मैनेजमेंट में भी कुछ मतलब यानी कोई भी गलत बिहेवियर ना करे, मैनेजर कोई गलत काम ना करे, तो ये भी एथिकल कोड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, इंडियन मैनेजर को। पर यहाँ पे ये भी मतलब एथिकल कोड कंपलसरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट फ़िलहाल प्रोफेशन ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं। लेकिन इन फ्यूचर में मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाएगा जब स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे जब भी प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर जो भी डॉक्टर रहता है, तो अगर वो आपका कोई भी ट्रीटमेंट करता है, आप इलाज करता है, तो उसके बदले उसका इलाज करने का जो मोटिव रहता है, जो भी सेवाएं कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो उसका मोटिव क्या रहता है, सर्विस। जबकि मैनेजमेंट में जो भी मैनेजरल एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना रहता है, ठीक है। पर आजकल के ज़माने में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एकमात्र मोटिव नहीं हो सकता कि प्रॉफिट बढ़ाना। अगर उसे लंबे समय तक बने रहना है तो ये सिर्फ मोटिव नहीं रहेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका और भी मोटिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज का भी हित करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये दोनों, ये इसका मोटिव है प्रोफेशन का सर्विस मोटिव, और इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, किसमें, मैनेजमेंट में फीचर्स, इसलिए मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। फिर हमने कंपेयर करके देखा दोनों के फीचर, प्रोफेशन और मैनेजमेंट के, तो ये पाया कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं जो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, इसलिए मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल प्रोफेशन नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जब स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं, फिर इस पे आते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके जैसे हम आपके स्कूल की बात कर रहे हैं, आपके स्कूल को तीन लेवल में डिवाइड किया, ठीक है। जो सबसे पहले क्या होगा, हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी में क्या होगा, प्रिंसिपल सर हो गए, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर या मैडम जो भी है, ठीक है, या जो उनके ऊपर भी अधिकारी हैं वो सब कहाँ में आएंगे, टॉप लेवल में आएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जितने भी टीचर्स हैं वो सब कहाँ में आएंगे, मिडिल लेवल में आएंगे। और फिर उसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह, स्कूल का क्लीनिंग का काम करते हैं, वो कहाँ में आएंगे, सुपरवाइजरी लेवल में। इस तरीके से ये तो प्रैक्टिकल है आप लोगों को समझाने के लिए कि मतलब ये ने, और ये अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं, अपने अपने लेवल को संभालते हैं, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी कंपनी को संभालने के लिए जो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल। आपको पूरे नाम याद होने चाहिए कि टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन होते हैं और सुपरवाइजरी लेवल में कौन कौन होते हैं। अब देखिए टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हायर अथॉरिटी रहती है सारी, दो तीन बार नाम पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। टॉप लेवल में कौन रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग। समझ में आया? ये टॉप लेवल में रहते हैं। आप याद कर लेंगे इनके नाम, ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। और इसमें मिडिल लेवल में जितने भी देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम छोटे जो हमारे आसपास जैसे शिवनी वालवा में जो कंपनियां हैं या इटारसी होशंगाबाद जो छोटी छोटी जगह में कंपनियां, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, जो बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट में, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं और उनके मुखिया जो रहते हैं उसके मैनेजर कहलाते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो मुखिया रहता है वो परचेज मैनेजर कहलाता है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो मुखिया रहता है सेल्स मैनेजर कहलाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर जो रहता है मार्केटिंग मैनेजर कहलाता है। समझ में? तो ये जो डिपार्टमेंट रहते हैं उनको हैंडल करते हैं जो ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं जो हैंडल करते हैं उनके मुखिया, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, सारे डिपार्टमेंट हेड्स आ जाएंगे, ठीक है। और सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये आपने टॉप, मिडिल और लोअर लेवल में क्या कौन कौन आते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम सबसे पहले टॉप लेवल के बारे में पढ़ेंगे। टॉप लेवल जो रहता सीनियर मोस्ट से मिलकर बनता है, सीनियर मोस्ट जो अधिकारी जो रहते हैं उन लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है। टॉप लेवल अभी हमने पढ़ चुके किन किन से मिलकर बनता है? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं जो कि लीडिंग का काम करते हैं, लीडिंग नेतृत्व का काम करते हैं, डायरेक्शन देने का काम करते हैं। जितने भी काम करने वाले उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके हाथ के नीचे जो काम करते हैं उनको लीड करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। और इनके पास सबसे ज़्यादा, अगर पेपर में आता है सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास रहते हैं, तो टॉप लेवल यही तो सब कुछ करता है, ठीक है। ये मेन मुखिया तो यही है, तो सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास रहते हैं? टॉप लेवल के पास। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके फंक्शन जो मैंने पॉइंट जो टिक किए हैं ब्लैक पेन से, वो ख़ास तौर से आप वही करें, बहुत इजी हैं वो पॉइंट्स, और अपने मन से भी लिख सकते हैं कि एक टॉप लेवल क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। सबसे पहला काम करेगा, क्या काम करेगा जो टॉप लेवल? पहले तो उद्देश्य बताएगा, ठीक है, क्या उद्देश्य हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्थापित हुई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों उद्देश्य रहते हैं, तो उसके बारे में बताएगा कि क्या उद्देश्य है। अब उद्देश्य बता दिए, उद्देश्य बताने के बाद क्या बताएगा? प्लान और पॉलिसी उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। लिंक बने हैं, देखो लिंक है इसका, कि सबसे पहले उद्देश्य बताया उसने एंटरप्राइज का, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए और शॉर्ट पीरियड के लिए क्या उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्या है उसका, जब उद्देश्य बता दिया कि क्या उद्देश्य है, फिर उसके बाद उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए प्लान और पॉलिसी तैयार करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब एक्टिविटी अरेंजिंग, मतलब जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल लेवल लोअर लेवल में, तो किस तरीके से उसको काम परफॉर्म करना है, ठीक है, उनकी एक्टिविटी, मतलब किस किस को क्या क्या काम करना है, तो वो एक्टिविटी को क्या करेगा? अरेंज करेगा। फिर सारी रिसोर्सेज, पैसा, फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंस तो आपको मालूम है ना, पैसा जो कि मतलब यानी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम आराम से हो सके, ठीक है, स्मूथली चल सके, इसलिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनकी व्यवस्था करता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स तो आपको मालूम है ना, परमानेंट जो फिक्स्ड एसेट वो एसेट रहती है जो जैसे प्लांट, मशीनरी वगैरह जो परमानेंटली हमारे बिजनेस में रहती है, और उसे खरीदी इसलिए जाती है, बेचने के लिए नहीं, ठीक है, और लंबे समय तक हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है ना। फिक्स मशीनरी वगैरह, प्लांट इतना आप इनफ है भी समझने के लिए, तो फिक्स एसेट्स वगैरह उनकी व्यवस्था करता है, क्योंकि अगर मशीन नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी पैसा और मशीनों वगैरह की, सबकी टूल्स वगैरह, इनकी व्यवस्था करता है। फिर रिस्पॉन्सिबल रहता है पूरी तरीके से वेलफेयर, जो भी काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए, और सर्वाइवल
ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है, मतलब यानी बने रह रही है अस्तित्व में, तो ये इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल, अच्छे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है और बुरे के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि प्लान तो यही बना रहा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा लेसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये क्या होता है कि अगर बाहरी किसी से, गवर्नमेंट से अगर कोई बात करनी है, कांटेक्ट करना है, ठीक है, कॉम्पिटिटर से कोई कांटेक्ट करना है, सप्लायर से जो कच्चा माल प्रोवाइड करता है, या मीडिया से कांटेक्ट करना है, तो कौन करता है? टॉप लेवल, ना कि मिडिल और लोअर लेवल नहीं। ठीक है, ये उच्च अधिकारी है, यही कांटेक्ट करेगा, यही बात करेगा। ठीक है, फिर देखिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी, और ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है सारी एक्टिविटी के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, और ये सीधा सीधा असर क्या किस पे पड़ता है? समाज पे। तो ये पॉइंट्स जो है मैंने जो लगाए हैं वो ईजी है, और आप और भी चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिडिल लेवल अभी बताया था मैंने किन किन से मिलकर बनता है मिडिल लेवल। ठीक है, डिपार्टमेंट हेड्स, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लान सुपरिटेंडेंट, पीपल्स जो डिफरेंट गुड्स ग्रुप्स के हैं, और ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहता है प्लान और पॉलिसी, जो कि मिडिल किसके द्वारा बनाए गए? टॉप लेवल द्वारा बनाए गए, क्योंकि ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉरी, ठीक है, ये जो मिडिल लेवल में जो पीपल आते हैं वो एग्जीक्यूट मतलब जो प्लान पॉलिसी लागू हो रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार रहता है, जो कि किसके द्वारा बताए जाते हैं? टॉप लेवल द्वारा। ठीक है, उसने तो बता दिया, पर करवाना काम किसको है? मिडिल लेवल को। तो ये पूरी तरीके से करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और ये लिंक रहता है किसके बीच में है ना, ये मिडिल लेवल, तो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में रहता है। ठीक है, तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे लोअर लेवल को कोई प्रॉब्लम रहती है, उनकी दुख पीड़ा वगैरह रहती है, सजेशन वगैरह ये लेता है, और किसको देता है? इंफॉर्मेशन पहुंचाता है टॉप लेवल तक। तो ये बीच में मिडिल मैन का काम करता है। ठीक है, इसके फंक्शंस देखिए, ये क्या करता है? पहला फंक्शन इसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल, जो भी पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बताई गई है किसको? ये मिडिल लेवल को, उनको समझाने का काम, उनको मतलब पूरी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई है उनको एक्सप्लेन किसको? लोअर लेवल को एक्सप्लेन कौन करता है? मिडिल लेवल। ठीक है, फिर क्या करता है ये? और एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है, ताकि ये है ना किसको क्या क्या काम करना है। ठीक है, वो एक्टिविटी को जैसे प्रोडक्शन का काम ये करेंगे, ये लोग करेंगे, सेल्स का काम ये लोग करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग का काम कुछ अलग ग्रुप करेगा। तो ये सब एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का काम ये करता है। फिर ये पता करता है, रिक्रूटिंग मतलब यानी भर्ती करना। ठीक है, भर्ती करना या सिलेक्शन करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का, और अपॉइंट करने का काम कौन करता है? कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उनको कहाँ रखना है, उनको सिलेक्शन करना कौन उपयुक्त है, सही, ठीक है, उसका वो भी काम करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्या होता है? कभी कभी सही मतलब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह को अगर उनके हिसाब से सैलरी या वेजेस वगैरह नहीं मिलती, तो वो कभी कभी डिससेटिस्फाइड होकर काम सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ वगैरह को कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी तो अपने आप ही वो उनकी इंक्रीमेंट कर देगी, तो उनका ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। इस तरीके से मोटिवेट वो करती रहती है समय समय पर। फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़, वो क्या करती है? कंट्रोलिंग का मतलब मैंने बता चुकी ना, कंपेयर किया जाता है, जैसा स्टैंडर्ड जैसा काम बताया था वैसा काम हो रहा है या नहीं, वो कंपेयर करती है। और फिर अगर जैसा बताया गया था वैसा काम नहीं हो रहा है तो समय समय पर इंस्ट्रक्शन देने का भी काम करती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह को। फिर कोऑपरेट करती है, सारे डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करें, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते रहेंगे सारे डिपार्टमेंट में तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा। तो ये पूरी कोशिश करता है मिडिल लेवल कि आपस में मिलजुल कर काम करें। फिर इम्प्लीमेंटिंग प्लान पॉलिसी फ्रेम्ड बाय, इम्प्लीमेंटेशन जो भी प्लान बताया गया उस वो लागू हो, टॉप लेवल द्वारा बताया गया था, और ये सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, थैंक यू।